तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा, आज का जो वीडियो है, वो वीडियो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन है और आज उनकी जयंती है। तो हमने सोचा कि आज इतिहास विषय को छोड़ कर के आज उनके बारे में कुछ बात किया जाए। इतिहास तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन इनके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय समाज जो आज जहाँ पर है, जिस अवस्था में है, वहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उन उनके शुरुआती दौर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के क्षेत्र में, दलित उत्थान के क्षेत्र में योगदानों को जानेंगे। तो अगर हम इनकी शुरुआती जीवन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को मऊ इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के मध्य प्रदेश में सैनिक छावनी में हुआ था। वैसे ये मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता जिनका नाम रामजी मालोजी सकपाल था, वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो मऊ मध्य प्रदेश में था। तो वो अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश में ही रहते थे और इन्हीं पर यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। हालांकि उनके जन्म के 3 साल बाद यानी कि 1894 में इनके पिता सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद पुनः ये लोग वापस महाराष्ट्र चले आते हैं। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, तो इनका जन्म जो है वो तत्कालीन हिंदू धर्म के महार जाति में हुआ था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। जाहिर सी बात है कि तत्कालीन समाज में अछूतों को लेकर के जो लोगों की सोच थी, वो बहुत ही अमानवीय थी। और चूंकि ये भी अछूत वर्ग से आते थे, तो इन्हें भी वो हर कठिनाइयों को सामना करना पड़ा जो और अछूतों के साथ किया जाता था।
चूँकि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और शुरू में इनको लगा कि अगर हमारे समाज की आज ये स्थिति है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे समाज को एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत शिक्षा से दूर रखा गया है और जिसके वजह से शिक्षित न होने की वजह से जागरूकता के कमी के कारण हमारा समाज जो है आज शोषित होने को मजबूर है। तो अगर इस शोषण को दूर करना है तो हमें शिक्षा ग्रहण करना ही होगा, हमें शिक्षित होना ही होगा और इस सोच के साथ उन्होंने बाकी सारे कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए निरंतर शिक्षा ग्रहण करने में प्रयासरत रहे। एक कहानी है, हकीकत है कि जब ये स्कूल में जब इनका नामांकन हुआ, चूँकि इसका इनका नाम इनके पिताजी आर्मी में थे, तो इस वजह से इनका नामांकन स्कूल में हो पाया था, वरना अछूतों के लिए तो स्कूल में जाना भी अलाउ नहीं था उस समय में। तो इनका नामांकन तो हो गया, लेकिन जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें सामान्य बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। इन्हें बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं दिया जाता था। ये बैठने के लिए घर से अपनी अपने झोला में दरी या ज़मीन पर बिछाने वाले सामान लेकर आते थे और क्लास से बाहर गेट के पास बिछा कर के उस पर बैठ कर के पढ़ाई-लिखाई करते थे। चूँकि इन्हें बहुत बचपन में ही शिक्षा का महत्व समझ में आ गया, तो इन्होंने इन सब चीज़ों को का परवाह नहीं करते हुए निरंतर शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को लगाए रखा। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है इनके बारे में कि स्कूल में जो पानी पीने की व्यवस्था थी, वो सामान्य लोगों के लिए अलग थी और इनके लिए अलग होती थी। यानी कि स्कूल में जो पानी पिलाने वाला स्टाफ होता था, वो इनको पानी नहीं दिया करता था क्योंकि इसलिए कि अगर इसको पानी पिलाते हैं, जिससे सारे बच्चे पानी पीते हैं, उच्च वर्ग के बच्चे पानी पीते हैं, तो ये पानी जो है वो अपवित्र हो जाएगा। तो इनके लिए एक अलग से स्टाफ की व्यवस्था थी जो इनको पानी दिया करता था। अगर किसी कारणवश वो स्टाफ नहीं आ पाता था, कभी बीमार होने की वजह से या छुट्टी की वजह से, तो उस दिन उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था, इसलिए इन्हें कोई पानी नहीं देता था। तो ये समझ लीजिए कि ये कितना अमानवीय चीज़ था, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए निरंतर शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को लगाए रखा और इन्होंने शिक्षा ग्रहण करना जारी रखा। और इसी तरह इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई पूरी की। चूँकि एक बार नामांकन हो गया था, ये पढ़ने में अच्छे थे, बुद्धिमान थे और उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश राज्य चलता था। तो ये अपने प्रतिभा के दम पे आगे निरंतर बढ़ते गए और शिक्षा ग्रहण करते गए। बीए पूरा करने के बाद इनकी इच्छा विदेशों में जाकर के पढ़ने की थी। ये चाह रहे थे कि हम विदेश पढ़ने जाएँ और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन इनके इस चाहत के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, बाधा था, वो था आर्थिक बाधा। क्योंकि ये पिछड़े समाज से आते थे, तो अछूत समाज से आते थे। अछूतों की स्थिति तो वैसे भी बहुत ही दयनीय थी। वो बहुत ही अमानवीय स्थिति में काम करने को मजबूर होते थे। तो ज़ाहिर-सी स्वाभाविक है कि उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वो
वो बाहर जाके पढ़ सके। लेकिन एक पुरानी कहावत है रामधारी सिंह दिनकर जी का कि सच है विपदा जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। इन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और निरंतर प्रयास जारी रखा कि कहीं से कोई अवसर ऐसा मिले जिसके बदौलत मैं बाहर जा सकूं और पढ़ाई कर सकूं। उसी समय बड़ौदा के एक महाराज थे गायकवाड़। इनके अधीन जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर ये जो अपना शासन प्रशासन चलाते थे, उस क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने एक योजना चला रखी थी। किसने? गायकवाड़ ने। यो योजना इस तरह की थी, कोई जो ऐसे पिछड़े बच्चे या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे जो प्रतिभावान है, प्रतिभा उसमें है, वो पढ़ना चाहता है और उसे धन की कमी है, आर्थिक स्थिति उसकी उसके इस शिक्षा ग्रहण करने में बाधा बन रही है, तो वो उसके लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का व्यवस्था करते थे। लेकिन उनका एक शर्त होता था कि आप जब स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनके राज के अंतर्गत आपको सेवाएं देनी होती थी। जब अंबेडकर को इन चीजों के बारे में पता चला तो इन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। बुद्धिमान तो थे ही, प्रतिभा तो इनमें थी ही, और इन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। और ये स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद ये पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। और उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद ये लंदन चले गए। पढ़ाई करने के लिए इन्हें फिर से स्कॉलरशिप, इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें फिर से स्कॉलरशिप दिया गया और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और लॉ की डिग्री हासिल की। इस तरह इनके प्रतिभा को देख करके इन्हें बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते गए और इन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा और इस प्रकार इन्होंने कुल 32 डिग्रियां हासिल की। सोच के देखिए, इनके बारे में कहा क्या जाता है, बिल्कुल हकीकत भी है कि ये अपने समय के सबसे पढ़े लिखे सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे।
इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। समझ लीजिए कितनी प्रतिभा थी इनमें। ये 9 भाषाओं को जानते थे। तो ये हम उनके जीवन के बारे में देखे हैं, उनके शिक्षा ग्रहण करने के बारे में देखे हैं कि इतने अत्याचार, इतनी भेदभाव के बाद भी इन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखा, क्योंकि इन्हें एक चीज़ बचपन में ही समझ आ गई थी कि अगर हमारे समाज का उद्धार करना है, अगर हमारे समाज की स्थिति को बदलना है, तो हमें सबसे पहले शिक्षित होना होगा। और उन्होंने कहा भी है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और लॉ की जब डिग्रियां इन्हें मिल गई, तो ये वापस भारत आ गए। भारत वापस आने के साथ ही आय शर्तों के अनुसार इन्होंने गायकवाड़ महाराज के यहाँ नौकरी कर ली और इन्हें एक पदाधिकारी रैंक का पद दिया गया। इनकी योग्यताओं को देख करके सेना के सचिव का पद दिया गया। परंतु जब ये अपने पद पर कार्य करने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचे, तो उन्हें एक बहुत ही कठोर अनुभव मिला, कठोर अनुभवों का सामना करना पड़ा। इतनी प्रतिभा होने के बाद, इतनी योग्यता होने के बाद, सिर्फ और सिर्फ महार जाति के होने के वजह से इनके जो इनसे नीचे रैंक के अधिकारी होते थे, जो उच्च वर्ग से आते थे, वो भी इनका सम्मान नहीं करते थे, वो भी इनसे छुआछूत करते थे, वो भी इनके आदेशों की अवहेलना करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये महार जाति से बिलोंग करते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती। और ये चीज इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने इस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। भाई कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो इतनी योग्य हो और अगर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेदभाव किया जाए क्योंकि वो निम्न जाति से आती है, तो कोई भी इस चीज को सहन नहीं कर पाएगा। और ये तो महामानव थे, तो मानव ही नहीं महामानव थे, कैसे महामानव थे आगे हम जानेंगे, वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर पाते। तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि ये शिक्षित थे, इनको तर्क करने आता था, इनके पास तर्क शक्ति थी, तो इन्होंने किसी को का गुलामी करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि इन्होंने उस नौकरी को भी त्याग किया। और इस नौकरी को त्यागने के बाद ये प्रोफेसर के रूप में कुछ समय तक किए, लेकिन वहां भी इनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें ये प्रोफेसर का काम भी रास नहीं किया और अंततः वो यहाँ से भी वापस आ गए। देखते जाइए आगे क्या होता है। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे कोर्ट में वकालत शुरू।
लेकिन यहाँ भी इनके साथ भेदभाव किया गया। जब किसी का केस इनके पास आता था और जब इसको मालूम चलता था कि ये महार जाति से संबंधित है, तो वो केस इनसे वापस ले लिया जाता। कोई इनके आसपास बैठना नहीं चाहता था, कोई इससे बात नहीं करना चाहता था। तो इतने भेदभाव को देखते इनको एक चीज समझ में आ गया कि पृथ्वी जो अछूत जो है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, वो इसलिए नहीं है कि वो अशिक्षित है, वो एक कारण तो है ही, लेकिन इससे सबसे बड़ा कारण जो है वो है जाति व्यवस्था। इतने भेदभाव झेलने के बाद उन्हें इन्हें इन्हें ये चीज बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये सिर्फ शैक्षिक शिक्षा का मामला नहीं है। शिक्षा तो एक फैक्टर है ही, साथ में ये जो जाति व्यवस्था हिंदू समाज में फैली हुई है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके बाद इन्होंने ये प्रण किया कि मैं इस जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दूंगा, और इसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू किया। तो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने हर उस जगह पर अपने विचार को रखा, जहां इन्हें मौका मिला। और इसके साथ साथ इन्होंने दलितों के उत्थान का भी कार्य करना शुरू किया, और इसके तहत इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक। मूक नायक नामक एक पत्रिका निकालना शुरू किया, और इन्होंने एक संघ स्थापित की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी। इस संस्था का मुख्य कार्य था दलितों और पिछड़ों और छूतों को जागरूक करना, उसे बताना, उसके अधिकारों को, उसके राइट्स को उसके बताना, उसे जागरूक करना और उसे संगठित करना। इसके साथ ही इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, काला राम मंदिर आंदोलन। 1930 में 1930 में उन्होंने एक काला राम मंदिर आंदोलन को चलाया, क्योंकि इस मंदिरों में अछूतों का प्रवेश वर्जित था, और इन्होंने अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए सफल आंदोलन का संचालन किया। अब चलिए भारत के इतिहास में इनके योगदान की बात करते हैं।
भारत के इतिहास या कह लीजिए भारत के निर्माण, नहीं, भारत का निर्माण उपयुक्त शब्द नहीं होगा। तो भारत के इतिहास में अगर इनका सबसे बड़ा योगदान है, वो है संविधान के निर्माण में। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहाँ अनेक जातियां, उपजातियां, अनेक अनेक अनेकों एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के लिए एक ऐसे संविधान को बनाना जिसमें सबों को समानता का अधिकार मिले, कोई मजाक की बात नहीं थी। ये काम अंबेडकर जैसे महामानव ही कर सकता था, कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी थी, इतनी योग्यता थी उनमें, और उनकी योग्यता को देख करके संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब संविधान सभा बनी थी तो उन्हें हर विषयों के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी प्रारूप समिति। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करवाया। मौलिक अधिकार आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनो। वैसा अधिकार है कि व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसके अलावा इन्होंने अल्पसंख्यकों, सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। इसके अलावा इन्होंने संविधान में प्रावधान करके इस देश के जो माइनॉरिटी है उनकी सुरक्षा का उपयुक्त प्रबंध करवाया, ताकि उन्हें ये एहसास न हो कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में हमारे हितों की रक्षा न हो पाए, या उन्हें ऐसा न लगे कि हमारी संख्या कम होने के कारण हमारे साथ भेदभाव किया गया है। उसके लिए उन्होंने ऐसे प्रावधान संविधान के अंतर्गत लाए कि उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि हम इस देश में बिल्कुल सुरक्षित हैं, और अगर हमारे अधिकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई अगर स्टेट हमारे खिलाफ अगर किसी भी तरह की भेदभाव करती है, तो हमें भारतीय संविधान ये शक्ति देता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जो हमें ये गारंटी देता है कि स्टेट ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया है, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके अगर स्टेट आपके मौलिक अधिकारों को हनन करती है, आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं करती है, आपको जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव करती है, या आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है, तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से इसका विरोध कर सकते हैं। यानी कि न सिर्फ अधिकार दिया, बल्कि अधिकार के सुरक्षा के लिए भी कानून को संविधान में सम्मिलित किया, ताकि स्टेट किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर पाए, और अगर हनन करे तो व्यक्ति जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत उसे सुरक्षित कर सकता है, अपने अधिकारों को वापस पा सकता है।
तो इसके साथ ही आज का जो वीडियो है वो हम समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में लेकर के आएँगे। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल या परसों इस पे इसका अगला पार्ट भी हम आप लोगों को बना करके वीडियो अपने चैनल पर डाल देंगे। अभी बहुत कुछ बताना है इनके बारे में। ऐसे तो ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि अगर इनको के बारे में बताने लग जाए तो मतलब शब्द कम पड़ जाए, और हमारे जैसे तुच्छ आदमी के लिए तो इनके बारे में क्या ही कहना। लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और हमें आप लोग प्यार देंगे, और बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।